प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में कल से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य पर सत्रों में करेंगे शिरकत। विदेश सचिव ने कहा, भारत 1 दिसंबर से G20 की करेगा अध्यक्षता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने लिया हिस्सा। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर दुनिया में बढ़ती चिंताओं को किया रेखांकित। पूर्वी एशियाई देशों से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के योगदान का किया आह्वान और सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों ने कसी कमर। भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब श्रेणी में। बढ़ते प्रदूषण के कारण आसमान में छाई घनी धुंध। दिल्ली में AQI 320, वहीं नोएडा में AQI 341। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी। चित्तलपक्कम झील से बाहर निकला पानी, बह गई बांध से 4230 क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। तंबरम के कई रिहायशी इलाकों में जल भराव। थेनी, डिंडीगुल, मदुरई, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिले में बाढ़ की चेतावनी जारी। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान के 138 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को शुरुआती झटके। बटलर और एलेक्स हेल्स सस्ते में लौटे पवेलियन। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति की कंबोडिया यात्रा की। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी कंबोडिया यात्रा के दौरान आज रीप पहुंचे। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसर राजसी अंकोर वॉट का घर है। कंबोडिया में अंकोर पुरातात्विक परिसर में ताप्रोहम मंदिर में बहाल किए गए हॉल ऑफ डांसेस का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अंकोर वॉट के जीर्णोद्धार कार्य में शामिल होने पर गर्व है। The magnificent structures of Angkor Wat, Taprobhu, Priya Vihar, they are living testimony of the connect that the two countries have had. Our civilizational and cultural connect is being reflected now in the same ample attitude, in the warmth of the people either side. India is indeed proud for engaging into this restoration work. I could feel the historical and cultural vibrance, ambience. I am sure it will attract now many more tourists and generate a deep interest both in the tourists as also those who are students of culture, history and heritage. और कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में आयोजित 7वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के नोम पेह में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की। और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसे अच्छी मुलाकात बताया। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, ऊर्जा, G20 सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की जानकारी दी है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के बाली के लिए निकलेंगे और वहां होने जा रही 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें भारत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। Shri Narendra Modi will be attending the 17th
G20 summit meeting being hosted in Indonesia, by Indonesia, on 15-16 November in Bali. The summit is likely to be attended, as is the tradition, by the leaders of G20 member countries, guest countries, and international organizations. This G20 summit is particularly special because, as you are aware, India will hold the presidency of the G20 summit from 1st of December 2022 for a one-year period. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य G20 नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित समकालीन प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। During the summit, Prime Minister Modi and other G20 leaders will deliberate extensively upon key issues of contemporary relevance, including the state of global economy, issues relating to energy, environment, agriculture, health, and digital transformation, etc. The Bali summit comprises of 3 working sessions at the leaders level, where PM will be participating. These include the sessions on food and energy security, a session on digital transformation, and a session on health. और साथ ही विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील एक तिकड़ी होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा G20 में ये पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। During our G20 presidency, India, Indonesia and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies in a row. Prime Minister will also address and interact with the Indian community and Friends of India in Bali at the Indian community reception on the 15th of November. Indian and community and diaspora have a strong presence across Indonesia. Prime Minister would depart Bali on 16th November 2022. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आगामी 14 नवंबर को इंडोनेशिया की बाली की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज के भारती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। एम्बेसडर मनोज कुमार भारती, दूरदर्शन समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं सोमवार शाम को। प्रधानमंत्री प्राइमरीली G20 समिट में भाग लेने आ रहे हैं कि इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का ये दौरा? सबसे पहली बात, हम इस बात को ध्यान में रखें कि भारत ने इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी को बहुत दृढ़ सपोर्ट दिया है। ये बहुत मुश्किल दौरा था जिसमें इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी होनी थी और भारतीय सहायता और सपोर्ट को इंडोनेशिया की सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है और इसको एक्नॉलेज किया है। चूंकि भारत इंडोनेशिया से ये प्रेसिडेंसी लेगा, इसलिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडोनेशिया का दौरा और स्पेशली G20 के लिए बाली का दौरा बहुत ही उल्लेखनीय हो जाता है। भारत ने कुछ दिन पहले ही जो अपनी प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री के लिए ये भी एक अवसर होगा कि उसके बारे में पूरी दुनिया को G20 के देशों को बता सकें। इस बात का संकेत पूरे विश्व को देना चाहेंगे कि भारत अपनी
वैश्विक विचारधारा को अपने पुराने वैचारिक फिलॉसफीज से जोड़कर देखना चाहता है। इसलिए भी जो मूल मंत्र बनाया गया है हमारी प्रेसिडेंसी का, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये बताना चाहता है कि जब हम अपनी प्रगति चाहते हैं तो हम विश्व की प्रगति को हमेशा ध्यान में रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को इसके बारे में बताएं कि हमारी प्रेसिडेंसी का जो मोटो है वो है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अम्बेसडर भारती, G20 में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, उसके साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। पूरे इंडोनेशिया में इस बात की बहुत अच्छी जानकारी है कि भारत की साख विश्व में पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और उनके इफेक्टिव कार्यान्वयन का बहुत बड़ा रोल है, जिसे सब यहाँ जानते हैं। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहे हमारे साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर के कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। पृथ्वीराज चौहान की ये मूर्ति फाइबर मेटल से बनाई गई है। हाथ में धनुष बाण, घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान की इस मूर्ति को सुनहरा रंग दिया गया है। इस प्रतिमा की खास बात यह भी है कि इसकी ऊंचाई 16 फीट है, जो आने वाले वक्त में यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू किया है। अब देश के लोगों को मिल रही है इतिहास की सही जानकारी। हमारी सरकार आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सिलसिला प्रारंभ किया है बहनों भाइयों, ताकि अपनी संस्कृति से हमारे भारतवासी किसी भी सूरत में कटने ना पाए। यदि आप अपनी नजर दौड़ाकर देखें तो अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है, और अंग्रेज ने जो काशी वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ, औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको सैकड़ों वर्ष पहले धराशायी कर दिया था, आज अपनी आंखों से जाकर उसका भव्य स्वरूप आप काशी विश्वनाथ का देख सकते हैं। और प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय इतिहास के महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने के फैसले की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जानते हैं कि वो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे। उन्होंने सिर्फ भूभाग पर हुकूमत नहीं की थी, बल्कि अपनी जनता के दिलों पर भी राज किया था। उनके इस प्रतिभा से आने वाली पीढ़ियों को उनके विषय में जानने का मौका मिलेगा। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल
एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजपूत समाज को पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के लिए सहयोग और आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य और समाज का चहुमुखी विकास करना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। मेरी जिम्मेदारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े, यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। भाजपा ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तिहाड़ में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बन के ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है। यह सामने निकल कर आ चुका है। परंतु लुटेरा फिल्म की कुछ और भी सीक्वल्स आई है। हवाला घोटाला जिसमें सत्येंद्र जैन 4.5 महीने से बंद है। बस घोटाला का लुटेरा पार्ट 2 आया है। लुटेरा पार्ट 3 क्लासरूम घोटाला का आया है। लुटेरा पार्ट 4 बिजली सब्सिडी का आया है। लुटेरा पार्ट 5 फेक रजिस्ट्रेशन, जो 2 लाख श्रमिकों का नकली रजिस्ट्रेशन करवाकर 900 करोड़ रुपए उसको लूट लिया गया, उसका भी लुटेरा पार्ट 5 आया है। लुटेरा पार्ट 6 आज मैंने देखा है कई चैनल्स पर चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से किस प्रकार से 20 करोड़ का लूट किया गया है। और वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के शराब घोटाले में आज बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया हैं। मित्रों, शराब घोटाला जो लुटेरा पार्ट 7 बनी है शराब घोटाले की, आज उसमें आपने देखा होगा कि कई सारी गिरफ्तारियां हुई। उसमें कई सारे प्रमुख लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें कोई राहत या बेल किसी को मिली नहीं है। उसमें अक्यूज नंबर 1 मेन स्टारकास्ट मेन लीड मनीष सिसोदिया का है। उसमें विजय नायर, जो इनके वैसे तो बताए जाते कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, परंतु कैश कलेक्शन एक्सपर्ट ज्यादा थे, वो भी जेल में है। और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमने शिकायत दर्ज की है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान किया गया है, वो पूरे देश में अखिल गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गिरी को मंत्रिपरिषद से तुरंत हटाए जाने की मांग भी की। पूरे राज्य में हमने कंप्लेन किया है। अदर स्टेट्स में भी हम लोगों से ये अपील करते हैं, जिस तरीके से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया गया, आदिवासी समाज का अपमान किया गया, पूरे देश में अखिल गिरी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है, अपनी कर्मों के द्वारा उनको उनकी विरुद्ध में ऐसे कुरूप बातें करना ये राजनीति में शोभा नहीं देता और ऐसे लोगों को मंत्री परिषद से इमीडिएटली हटा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इसलिए ऐसे लोग मंत्रिसभा में मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। कल से 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। मेले में साझेदार राज्य जहां बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र होंगे, तो वहीं फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में सोमवार यानी 14 नवंबर से ITPO द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इसमें 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी और व्यापारी वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग इस ट्रेड फेयर का दीदार कर सकेंगे। इस बार वोकल फॉर लोकल,
लोकल टू ग्लोबल थीम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश रहेंगे। इस 14 दिवसीय मेले में करीब 2500 से ज्यादा घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से रहेगी। मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में आयोजकों ने मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे कुछ जगहों पर जलभराव हो गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद डैम से पानी ओवरफ्लो हुआ है। बीते कई दिनों से बारिश के बीच तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूलें बंद हैं। राज्य में भारी बारिश से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं और इस साल चेन्नई में भारी बारिश से पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। राज्य की चित्तलपक्कम झील से पानी बाहर निकल गया है। थेनी में वैगई बांध से 4230 क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। वहीं तबरम में कई रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन के मुताबिक थेनी, डिंडीगुल, मदुराई, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चेन्नई के विभिन्न इलाकों में भी जल भराव हुआ है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा पेंशन धारकों की समस्याओं के डिजिटल निराकरण के लिए चलाए गए अभियान पर पेंशन धारकों की प्रतिक्रिया उत्साहित करने वाली है। पेंशन से जुड़ी शिकायतों को लेकर अब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल अभियान ने बुजुर्गों का न केवल समय बचाया है, बल्कि उनकी शारीरिक थकान भी कम कर दी है। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय कार्मिक विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्मार्टफोन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र पेश करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए आयोजित किया गया है। इस कैंप में पेंशनधारियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। पहले क्या है बाबू, अंदर लाइन लगाना पड़ता, 1-2 घंटा लगता था पहले, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। अभी कंप्यूटर वाइज आ गए, ये ऑनलाइन गेम लेना के अभी 10 मिनट में काम हो गए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। बैंक में जाके हम लोग को लाइन सर्टिफिकेट भरना पड़ता था और लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, समय लगते थे, आने जाने में दिक्कत होती थी। कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, कोई चल नहीं पाता है। तो अभी एक अच्छा सुविधा निकल गया है और इससे हम लोगों को काफ़ी हमारी परेशानी आने ख़त्म हो रही है। और नागपुर में पेंशन विभाग ने सभी पेंशन भोगियों से डिजिटल मोड के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही वे सभी पेंशनधारियों से संबंधित केंद्रों तक पहुंचने का आग्रह कर रहे हैं। पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के मिनिस्टर, उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि ये जो फेस DLC थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन एंड्रॉयड मोबाइल में स्टार्ट किया जाए, ताकि घर बैठे पेंशनर अपना DLC सबमिट कर सके। तो ये साल में एक बार देना पड़ता है, ये घर में बैठ के दे सकते हैं। इसके लिए हमने अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं सारे देश भर में, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के थ्रू। वहीं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया है।
इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनधारी बुजुर्ग स्मार्टफोन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र पेश करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते नजर आए। शिविर में पेंशन धारकों की काफी सक्रियता देखी जा रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय के उन्होंने निर्देश दिया था कि आप बायोमेट्रिक जो डिजिटल मोड में कर रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट, वो फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू करें, जो एंड्रॉयड फ़ोन में हो जाएगा, घर बैठे पेंशनर दे सकते हैं। महाराष्ट्र का वाशिम जिला देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। वाशिम जिले के पिछड़ेपन को मिटाने के लिए नीति आयोग जिले में विभिन्न विकास कार्य कर रहा है। मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने रिचार्ज पिट के माध्यम से घटते जल ग्रहण क्षेत्र में भूजल स्तर को ऊपर उठाने की योजना बनाई है और वाशिम जिले में लगभग 150 ऐसे रिचार्ज पिट बनाने की योजना बनाई गई है और उनमें से 80 रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के आकांक्षी जिला वाशिम में जल संरक्षण के द्वारा भू जल स्तर को बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। जिले में किसानों के लिए बारिश के पानी के बह जाने की बजाय सीधे जमीन में इकट्ठा करने के लिए रिचार्ज बेड का सक्षम विकल्प दिया गया है। नीति आयोग जिले के विकास के लिए कई विकास योजनाएं चला रहा है। पानी के एकत्रीकरण से जिले में कई जगहों पर भूजल का स्तर बढ़ा है। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कुओं और बोरवेल आदि में पर्याप्त पानी जमा हुआ है, इसलिए रिचार्ज बेड योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बारहमासी पानी की उपलब्धता कराई गई है। किसान इस योजना को काफी लाभदायक मान रहे हैं। मेरे पास 15 एकड़ खेती है। मेरे खेत में रिचार्ज बेड के खड्डे लिए थे। पहले खड्डे नहीं थे तो मेरे 2 जो चोल थे वो चिमक रहे थे। अब खड्डे की वजह से वो चिमक नहीं रहे और मेरे बॉडी की जो पानी पातली है वो भी बढ़ गई और वो बढ़ने की वजह से मैं खेती में सिंचन लेता। पहले इतना मेरा सिंचन होता नहीं था। मेरे खेत में का जो वेस्टेज पानी बह के जाता था वहाँ पे जल संधारण वालों ने 10 बाय 20 का ये गड्ढा करे, उसमें बहुत पानी झिरकता, उससे हमारे खेती को पानी मिल रहा है और उससे हम समाधानी हैं। उसमें हमने बावड़ी करे, बावड़ी को बहुत पानी लग गया। मेरा 2-3 एकड़ सिंचन चालू है। वर्ष 2020 में वाशिम जिले में प्रायोगिक आधार पर 10 किसानों के खेतों में रिचार्ज बेड तैयार किया गया था। इससे बड़ी मात्रा में बारिश का पानी सीधे मिट्टी में रिसने लगा, इसलिए पिछले साल फिर से 150 रिचार्ज बेड का लक्ष्य रखा गया है और उनमें से विभिन्न किसानों के खेतों में 80 रिचार्ज बेड बनाए गए हैं। नीति आयोग पुरस्कृत आकाशी जिला वाशिम अंतर्गत मौजे, नागठाना, श्रीगिरी, धारागिरी ये 3 गांव मिला के एक पान लोड कंसीडर करके मृदा जल संधारण विभाग मार्फत 150 रिचार्ज पिट में से 80 रिचार्ज पिट का काम पूर्ण हो चुका है। रिचार्ज बेड के माध्यम से अब मानसून का पानी धीरे धीरे जमीन में समा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में भूजल स्तर में जबरदस्त वृद्धि हुई है और किसानों को बारहमासी सिंचाई की सुविधा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।